हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2016 के सॉल्यूशन। लेकिन ये एग्जाम 2019 में हुआ था एंड देयर वर टोटल 125 क्वेश्चंस, जिसमें कि सभी क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इन टोटल 125 क्वेश्चन को हम पार्ट वाइज करेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी हाईएस्ट इन। देखो, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है मीडियम पर। अब एक ऐसा मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास होंगे उसमें स्पीड मैक्सिमम होगी, और जिसमें मॉलिक्यूल काफी ज्यादा दूर होंगे उसमें स्पीड मिनिमम होगी। तो इन सब में से एयर में मिनिमम होता है और इस्पात यानी कि स्टील में स्पीड मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास में होंगे। सॉलिड है ये वैसे भी, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू साउंड सोर्स हैविंग इक्वेशन y1 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y1 इक्वल टू 0.25 साइन 316 t और y2 इक्वल टू है 0.25 साइन 310 t। आपको बताना है इफ द लिसनर हिज बोथ टुगेदर हाउ मेनी बीट्स विल बी हील पर सेकेंड, यानी कि उसको कितने विस्पंद सुनाई देंगे वो हमें फाइंड करना है। तो देखो, ऐसे में जैसे ये F2 - F1 है, अगर आप इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो आपको ये रिलेशन पता होगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। तो मैं इसको f को यहाँ पर लिख सकता हूँ ओमेगा 2 अपॉन में 2π माइनस ओमेगा 1 अपॉन में 2π, और इसका हमें लेना होता है मोड, क्योंकि आप या तो F2 - F1 कर सकते हैं, F1 - F2 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ओमेगा 1 है 316 और ओमेगा 2 है 310। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मतलब 310 माइनस 316 अपॉन में 2π अपॉन में 2π। तो जो डिफरेंस आएगा इसका वो आएगा 316, मतलब कि यहाँ पर 6 अपॉन में 2π, और मोड लेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा 6 अपॉन में 2π। इसी को आप 3 अपॉन में पाई भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, एन एसी सोर्स सेंड्स करंट थ्रू LCR सर्किट, VL और VCVR वोल्टेज है LCR के अक्रॉस। तो आपको बताना कि B में क्या रिलेशन होगा। देखो, आपने इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ा होगा, ऐसे ही हम वोल्टेज ट्रायंगल भी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इधर है R और इधर है इम्पीडेंस XL माइनस XC हम लेते हैं। एक्चुअली XL के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो नेट इम्पीडेंस आ जाता है इस तरफ Z, और Z को हम लिखते हैं, Z का स्क्वायर होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ऐसे आप वोल्टेज ट्रायंगल भी बना सकते हैं। लेट वोल्टेज अक्रॉस R है VR, और यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है VL और यहाँ पर है VC। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट VL इज ग्रेटर देन VC। तो आप इसको लिख सकते हैं VL माइनस VC ऊपर आएगा वेक्टर, और यहाँ पर VR, और ये हो जाएगा उसका नेट पोटेंशियल V। तो ऐसे में अगर आप मान लीजिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द रोल ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई फोटोन आ रहा है और उसकी इंसिडेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन के या उस मेटल के वर्क फंक्शन से ग्रेटर है। अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है, वर्क फंक्शन को आप फाई नोट से भी डिनोट कर सकते हैं, W से भी। तो ऐसे में जो फोटोन इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, ये फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ये किस पर डिपेंड करेगा। तो देखो, ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर। ठीक है, इंटेंसिटी क्यों? इंटेंसिटी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन कितने एरिया में पर यूनिट टाइम में आकर के गिर रहे हैं। और होता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी पर, क्योंकि जितने ज्यादा फोटोन आकर के गिरेंगे, इसका मतलब ज्यादा इंटेंसिटी, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे। सो वी कैन से दैट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द रोल ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। जबकि
जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी फोटोन की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर। इसके अलावा एक ग्राफ होता है, यहां पर मैं ले रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूरा लिखना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पर हम ले रहे हैं इंटेंसिटी। तो अगर आप इन दोनों में ग्राफ देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 15 किलो ओम रेजिस्टेंस इज 16 वोल्ट, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। देखो दो रिलेशन हम इसमें यूज करेंगे, एक तो V इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पर अगर आरएमएस ले रहे हैं तो यहाँ पर जो करंट होगा वो भी आरएमएस होगा, और एक रिलेशन बिटवीन आरएमएस और पीक वैल्यू। आरएमएस जो करंट होता है, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, वो आई नॉट बाय √2 के इक्वल होता है। तो पहले या तो आप ये कर लीजिए कि यहाँ पर आई आरएमएस की वैल्यू पुट कर लो, तो वी आरएमएस की वैल्यू हमें गिवन है 16, आई आरएमएस को मैं लिख रहा हूँ आई नॉट बाय में √2 इंटू में रेजिस्टेंस है 15 किलो ओम, किलो मतलब 10 की पावर 3, सो आई नॉट विल बी इक्वल टू 16 √2 अपॉन में 15, और 10 की पावर ऊपर जाएगा -3, इसको तो हम लिख लेंगे मिली एम्पियर में। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.5 और यूनिट होगी मिली एम्पियर आई नॉट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सर्कुलर कोयल ऑफ n टर्न्स and radius r is placed initially with its plane perpendicular to a uniform magnetic field B. It is then rotated through 90 degree. How much charge flow through the coil? कोयल का रेजिस्टेंस है R। देखो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। चार्ज और फ्लक्स में रिलेशन होता है, डेल्टा Q इक्वल टू होता है डेल्टा फाई अपॉन में रेजिस्टेंस R। तो अगर हम यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स फाइंड कर पाए तो उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करके हमें पता लग जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। और ये फॉर्मूला आया कैसे, आपने पढ़ा होगा EMF इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के, और आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू होता है I इंटू में R। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, और I होता है DQ अपॉन DT, तो डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T इंटू में R, मतलब मैंने I को डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T रख लिया, तो डेल्टा T से डेल्टा T जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा जो चार्ज है डेल्टा Q वो आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन में टाइम T, सॉरी डेल्टा T से डेल्टा T जाएगा तो R रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा सिर्फ। तो इस तरह से फॉर्मूला आता है, चार्ज फ्लो इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन में रेजिस्टेंस R। अब कंडीशन क्या आएगी, n नंबर ऑफ टर्न्स है, R रेडियस है, इनिशियली इट इज प्लेस्ड पर प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। मैं मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड B इस तरफ है, और ये होगी इनिशियल कंडीशन की जो प्लेन है कोयल का वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, इट इज देन रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। तो उसके बाद मान लो ये जो कोयल है इसको 90 डिग्री से रोटेट करके अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। हमें फाइंड करना है चेंज इन फ्लक्स। तो देखो चेंज इन फ्लक्स या फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट ए। तो हम दोनों केस में फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद उसका चेंज फाइंड करेंगे। लेकिन B डॉट ए ये वेक्टर फॉर्म है, इसको आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे BA cos थीटा, और ये जो थीटा होता है एंगल होता है, ये होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान रखना थीटा होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में नॉर्मल वेक्टर हमेशा जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है। तो इस केस में जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसी तरफ होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो फर्स्ट केस में हमारा θ1 हो जाएगा 0 डिग्री, जबकि सेकेंड केस में नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ होगा और जो θ2 होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। इसके अलावा cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो अगर मैं फ्लक्स φ1 देखूं तो वो आ जाएगा B डॉट ए या BA cos θ1, तो φ1 आएगा BA cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी 1, तो ये हो जाएगा BA। जबकि सेकंड जो फ्लक्स होगा φ2 इट विल बी इक्वल टू BA cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो फ्लक्स 2 आएगा 0। तो जो चेंज इन फ्लक्स आएगा डेल्टा फाई इट विल बी इक्वल टू φ1 माइनस φ2, यानी कि BA माइनस 0। आप φ2 माइनस φ1 भी लिख सकते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, मोड आप ले सकते हैं। तो B इंटू में एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एरिया ऑफ सर्कुलर कोयल होगा πr², क्योंकि रेडियस r गिवन है हमें।
तो डेल्टा फाई फाइंड कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई टोटल, उसको हमें n से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा NB पाई R का स्क्वायर। अब डेल्टा मतलब चार्ज निकालना है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स यानी कि NB पाई R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लाइट एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, मतलब कोई लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, तो इनमें से कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी। तो देखो वेवलेंथ और स्पीड तो चेंज हो जाती है जब मीडियम चेंज हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में भी पूछा गया था। तो बहुत से कॉमन क्वेश्चन है जो टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रांसफॉर्मर हीट्स अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेनली बिकॉज ऑफ। ट्रांसफॉर्मर के हीट होने का क्या रीजन है, तो उसके हीट होने का रीजन होता है हिस्टेरेसिस लॉस। एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें वो बार बार वाइब्रेट करने पे काफी ज्यादा उसमें वाइब्रेशन होने की वजह से वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, और इस हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम ऐसा प्लेट का इस्तेमाल करते हैं जिसका एरिया लीस्ट हो, इसलिए एल शेप या ई शेप की प्लेट ट्रांसफॉर्मर में यूज की जाती है। ये क्वेश्चन क्लास 12th में पूछा जाता है सीबीएसई में कि एल शेप या ई शेप की कोयल क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि एरिया मिनिमम हो और जो हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से लॉस हो रहा है ट्रांसफॉर्मर में वो मिनिमम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड इन विच रीजन। ये जो बाल्मर सीरीज है किस रीजन में फाइंड की जाती है। तो देखो लाइमन, आप इसको ऐसे याद रखो LUBV, लव यू बीवी, बाकी तीनों में इंफ्रा 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 को 3 बार। तो जो लाइमन होता है वो अल्ट्रा वायलेट में आता है, जो बाल्मेर होगा वो विजिबल में आएगा, और बाकी तीनों आएंगे इंफ्रारेड रीजन में। तो अगर इसी हिसाब से देखें तो बाल्मेर पूछा गया है, बाल्मेर मतलब क्या, बाल्मेर मतलब विजिबल, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L हैज अ करंट I फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब कोई वायर है उसमें I करंट फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ है L। अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B पैरेलल टू द वायर इज अप्लाइड, तो आपको बताने की फोर्स कितनी होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, F इक्वल टू IL क्रॉस B। जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो उस पर फोर्स लगती है F इक्वल टू IL क्रॉस B। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में देखें तो ये आ जाएगा ILB साइन थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ पर पैरेलल है तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस पर क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो फोर्स कितनी लगेगी 0, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा।